नमस्कार, राज की बात लेकर हाजिर हूं मैं राज ठाकुर आपके साथ। आज बात होगी हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की। तमाम सवालों के जवाब आपको अगले आधे घंटे के दौरान हम देने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल कि बजट सत्र के तीसरे दिन की कार्रवाई के दौरान क्या कुछ हुआ, किन किन मुद्दों की सदन में गूंज सुनाई दी, मुख्यमंत्री ने राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का क्या जवाब दिया, बजट सत्र के दूसरे दिन क्या क्या हुआ था, इस बार के बजट में क्या खास रहने वाला है, पिछले साल के बजट में क्या बड़ी घोषणाएं की गई थी। मंजिलें मिले न मिले ये सब मुकद्दर की बात है, पर हम तुम्हारी तरह कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। जो चांद ढूंढ रहा है उसके साथ नहीं हूं मैं, इसलिए कि कल का सवेरा मैंने देना है। अपने साल के अंदर जो है उसको आतंकी कहा गया। हरियाणा बजट सत्र 2023-2024 के तीसरे दिन की शुरुआत प्रश्नकाल के साथ हुई। इस दौरान सदन में अलग अलग मुद्दों की गूंज भी सुनाई दी, चाहे वो स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ा हुआ हो, सड़क का मुद्दा हो या फिर बिजली के खंभों का मुद्दा। देखिए, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की मां और जेजेपी विधायक नैना चौटाला ने स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर क्या सवाल किया, तो कांग्रेस विधायक वरुण चौधरी ने बिजली के खंभे और लाइनों को लेकर सदन में सवाल किया। वहीं सदन में बदहाल सड़कों के मुद्दे पर भी सवाल जवाब हुए। रिपोर्ट देखें। हरियाणा बजट सत्र 2023-2024 के तीसरे दिन की शुरुआत प्रश्नकाल के साथ हुई। इस दौरान सदन में कई मुद्दों की गूंज सुनाई दी। बीजेपी विधायक घनश्याम दास ने सदन में बदहाल सड़कों का मुद्दा उठाया। घनश्याम दास ने कहा कि उप मुख्यमंत्री ने सड़कों के निर्माण की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक कार्य शुरू नहीं हुआ। विधायक घनश्याम दास के सवाल का जवाब देते हुए उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि 15 मार्च 2022 की घोषणा की थी। बता दें कि विधायक घनश्याम दास ने 15 सड़कें बनाने का प्रस्ताव दिया था। पहली बात तो जो विधायक के क्षेत्र में 25 करोड़ की सड़कों की बात कही गई है, जो खजूरी मार्ग है उसका एस्टीमेट ही 27 करोड़ से ऊपर का है, तो इसलिए वो उसमें नहीं आई। और दूसरा, वर्कशॉप रोड मैंने अपनी सूची में एक्शन के माध्यम से चंडीगढ़ विभाग को भेजी थी और विभाग ने अपनी इच्छा से एक सड़क उसमें काटी और वो सड़क संयोग से वर्कशॉप रोड थी, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिसकी घोषणा की थी। विभाग ने अपने आप ये निर्णय कैसे ले लिया? जब विधायक की सहमति से सड़कें दी जानी थी तो कम से कम उस सड़क को काटना था, विधायक की सहमति ले लेते। हो सकता है मैं दूसरी सड़कें कटवा देता, और जो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अंतर्गत एक सड़क है जिसकी बहुत ही जीर्ण शीर्ण अवस्था है, जिस पर चला नहीं जा सकता, जिस पर दुर्घटनाएं होती है। माननीय सदस्य ने खुद ही अध्यक्ष महोदय बताया कि जो सड़क इनने प्रपोजल में भिजवाई, खजूरी रोड जिसको बोला जाता है, वो खुद 25 करोड़ से ज्यादा की। अगर मैं इनकी जगह होता और शायद ये मेरी तो वर्कशॉप रोड की बात मैं उसमें भी आ रहा हूँ अध्यक्ष। अगर मैं इनकी जगह होता और मुझे लगता कि सबसे बड़ी सबसे इम्पोर्टेंट ये सड़क है, तो मैं 25 करोड़ में एक ही प्रोजेक्ट डालता। मगर इनने अपने क्षेत्रफल को देखते हुए ज्यादा काम हो, और उस काम के अंदर भी सरकार ने 3 प्रोविजन बनाए। पहला, जिसके अंदर हमने सिर्फ जहां रीकारपेटिंग होनी है उसको प्रायोरिटी 1 लिस्ट में ली, जहां आरबीएम डल के स्ट्रेंथनिंग होके कारपेटिंग होनी है उसको प्रायोरिटी 2 में लिया, और जहां पर वाइडनिंग, स्ट्रेंथनिंग और कारपेटिंग होनी है उसको प्रायोरिटी 3 में लिया। विधायक ने अपनी रिकमेंडेशन भेजी कि ये सड़कें बनाई जाए, और उन रिकमेंडेशन को डिपार्टमेंट ने प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3 के हिसाब से उठाया। पहले जितनी कारपेटिंग के लिए सड़कें थी उनको हमने टेकअप किया। उसमें अगर कोई रही है तो वो हमारे ऑफिसर्स की कमी नहीं है, वो तो प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3 क्राइटेरिया के अंदर। कांग्रेस विधायक वरुण चौधरी ने बिजली के खंभों और लाइनों को लेकर सदन में सवाल किया। उन्होंने पूछा कि निजी भूमि पर लगे खंभे हटाने की क्या नीति है। बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने इसका जवाब देते हुए कहा कि उनकी शिकायत को लेकर समीक्षा की जाएगी। लाइन किसी के निजी भवन से जा रही है, किसी के निजी जमीन के ऊपर से जा रही है, या ये सरकारी जमीन के ऊपर से भी जा सकती है, ये सोचा ही नहीं जाता, कोई चेक ही नहीं करता। और सर, जब हटाने की बारी आती है तो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर
तक फाइल जाएगी। उसकी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है कि कितने समय में सुपरिटेंडेंट इंजीनियर जो हैं उसको फाइनल करेंगे। और सर, एफिडेविट, शपथ पत्र मांगा जाता है उस भू मालिक से कि यदि राइट ऑफ वे का, कि अगर किसी ने भी रोक दिया तो हम जिम्मेदार नहीं है, हम पूरा नहीं करेंगे। सब जब लाइन बिछाई जाती है तब तो कोई उस जेई से एफिडेविट नहीं लिया जाता सर। तो जनता के ऊपर सर बोझ डाला जा रहा है और सर पूरी की पूरी नई संरचना का पैसा लिया जाता है। अगर इस तरीके की कोई इनके नोटिस में तो मुझे लाए, मैं उसको ठीक करवाता हूँ और आगे इस बात के लिए साफ गाइडलाइन तय करते हैं कि ऐसा नहीं। ऐसी कोई गाइडलाइन, पॉलिसी ऐसी बनाइए कि अगर वो मटेरियल रीयूज हो सकता है तो उसको रीयूज करें। कोई फ्रेश अगला जो हमारा 2003 के जो है ना जी 67-69 के तहत लाइसेंसी के कार्य नियम बनाने का इरादा हम कर रहे हैं जिस पे ऑलरेडी। वहीं विधानसभा में जेजेपी विधायक नैना चौटाला ने स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सवाल किया। उन्होंने कहा कि दादरी के अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी है, तो वहीं अस्पतालों की कई मशीनें भी खराब पड़ी है जिन्हें जल्द से जल्द ठीक करने की जरूरत है। सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने नैना चौटाला के सवाल का जवाब दिया, सुनिए जरा। ये जो अल्ट्रासाउंड मशीन के बारे में मैंने कहा है, वैसे तो गवर्नमेंट की तरफ से प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अल्ट्रासाउंड मशीन है, पर मैं महिलाओं के लिए कहूँगी कि बसों में आना, पहले सिविल हॉस्पिटल जाना, फिर प्राइवेट सेंटर्स में जाना तो बहुत मुश्किल है। दादरी सिविल हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड मशीन रखी हुई है, पर वो बहुत लंबे समय से मशीन जो है वो बंद पड़ी है। तो मेरा अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह है कि आप वो मशीन ठीक करवा दीजिए। और एक जो हड्डी एक्सरे मशीन है जो हड्डियों की, वो सिर्फ उसका टाइम जो है वो 2 बजे तक का है। तो आपके माध्यम से मैं मंत्री जी को कहूँगी कि गांव से जब कोई चल के आता है बसों में तो वो 2 बजे तक तो वैसे ही एक महिला काम करके आती है और 2 बज जाते हैं उसको, तो एक उसका समय बढ़ाने का काम करें। दूसरा, CHC गोपी और CHC जो है झोजू कला, इनमें अल्ट्रासाउंड मशीन उपलब्ध करवाई जाए। जैसे अभी पोस्ट जो खाली हैं, 7 पोस्ट सैंक्शन की हुई हैं जबकि दादरी में NHM के तहत, और उनका हर हफ्ते हर मंगलवार को CMO के ऑफिस में इंटरव्यू होता है और जब वो पोस्ट फिलअप हो जाएगी तो अल्ट्रासाउंड मशीन भी काम करने लग जाएगी। उसके बाद जो 2 गोपी और जोजू कला जो PHC है उसके अल्ट्रासाउंड जो एक्सरे मशीन है उसके ऑर्डर प्लेस कर दिए गए हैं, जल्दी उसकी प्रोक्योरमेंट हो जाएगी। और CHC लेवल पर अल्ट्रासाउंड की अभी सुविधा इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। अब जैसे दादरी में अल्ट्रासाउंड मशीन तो है लेकिन वहाँ रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, तो जब रेडियोलॉजिस्ट अवेलेबल होंगे तो वहाँ अल्ट्रासाउंड मशीन भी उपलब्ध करवा दी जाएगी। कुल मिलाकर प्रश्नकाल में प्रदेश हित से जुड़े कई मुद्दों पर सवाल जवाब हुए, चाहे वो स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ा हुआ हो, सड़कों का मुद्दा हो या फिर बिजली के खंभों का मुद्दा। सूर्य समाचार के लिए चंडीगढ़ से रवि चंदेल की रिपोर्ट। तो देखा आपने किस तरह अलग अलग मुद्दों को विपक्ष ने सदन के अंदर उठाया, तो वहीं बीजेपी की ओर से हर सवाल का जवाब भी दिया गया। खैर, जैसा कि पहले से ही अंदेशा था कि विपक्ष तीसरे दिन की कार्रवाई के दौरान भी भिवानी के नरकंकाल मामले को जमकर उठाएगा। राज की बात यह कि कांग्रेस ने हरियाणा सरकार को भिवानी कांड के बहाने कानून व्यवस्था पर घेरने की रणनीति बनाई है। ये रिपोर्ट देखें। राजस्थान में घाट में गांव में और हरियाणा के कुछ गलत अनासिर राजस्थान में घाट में गांव में और हरियाणा के कुछ गलत अनासिर यहाँ से गए और उनको पकड़कर जो है उनको किडनैप कर जो है वो अपने प्रदेश कर हमारा हरियाणा प्रदेश में लेकर आ गए। और सबसे बड़े अफसोस की बात, किडनैप तो हो जाया करते हैं लेकिन दुख की बात यह है हरियाणा प्रदेश के CIA के लोग उनके साथ जाकर किडनैप कराते हैं। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान भिवानी कांड की गूंज सुनाई दे रही है। आप बैठिए, आप चेयर को एड्रेस करें, कोई बात करनी है तो देखिए, बात सुनो।
तीसरे दिन की कार्यवाही के दौरान सबसे पहले कांग्रेस विधायक इलियास ने नर कंकाल मिलने का मामला उठाया और कहा कि हरियाणा में युवकों को किडनैप करके लाया गया। राजस्थान में घाटी में गांव में और हरियाणा के कुछ गलत अनासिर यहां से गए और उनको पकड़कर जो है उनको किडनैप कर जो है वो अपने प्रदेश कर हमारा हरियाणा प्रदेश में लेकर आ गए। और सबसे बड़े अफसोस की बात, किडनैप तो हो जाया करते हैं, लेकिन दुख की बात यह है हरियाणा प्रदेश के सीआईए के लोग उनके साथ जाकर किडनैप कराते हैं। मैं समझता हूं इससे ज्यादा अत्याचार मानवता के साथ नायब सदर साहब कोई हो नहीं सकता। अरे भाई, मैं पूछना चाहता हूं हरियाणा सरकार से, अगर ये पुलिस बनाई है तो क्या सिर्फ किडनैप कराने के लिए बनाई है? जो हरियाणा में कानून व्यवस्था है उसी के ऊपर कुछ बात करना चाहता हूं। मेरे से पहले भी साथियों ने हाउस में इस पर बात की है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, उप मुख्यमंत्री से, गृह मंत्री जी से, भाई चुप रहकर डर जा रहे, ये पूछना चाहता हूं कि जो गौ रक्षा के नाम पे गुंडे आपने मेवात में भेज रखे हैं, इतने बड़े बड़े हथियार आपने दे रखे हैं, मैं आपको टेबल भी करूंगा, ये किस आधार पर हथियार दे रखे हैं आप लोगों ने? क्या मुसलमानों को मारने के लिए दे रखे हैं आपने? ये क्या पुलिस नहीं है जो आपने कानून बनाए हैं, जो हत्या करता है उसको कड़ी से कड़ी सजा दे सके? ये क्या कारण है? मैं आपको बताता हूं, इन गुंडों ने जो गौ रक्षा के नाम पर मेवात में हमारे 3 लोगों की नए लड़के नौजवानों की जो मौत जान लिए, उसके जिम्मेवार कौन है? ये हरियाणा सरकार है। गृह मंत्री है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री हैं, क्यों लगाम नहीं लगाते हैं वहां जाकर के? मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी इन्होंने 4 घटनाओं को अंजाम दिया है। 23/4/2022 को गांव शेखपुर में ये टीम, हमारे मेवात के लोग हैं, कुछ जींद से आते हैं, कुछ रोहतक से आते हैं, गांव शेखपुर में जाते हैं, हथियारों को ले जाते हैं और एक गाड़ी होती है पंचायत डेवलपमेंट की HR 70D4177, उसमें जबरन वहां से लोगों को उठा के गौशाला ले जाते हैं, वहां मारते हैं, फिर पुलिस को हैंड ओवर करते हैं। और जो परिजन होते हैं उनकी एप्लीकेशन को भी SP साहब नहीं दे सकते। उसके बाद दूसरी घटना इन्होंने की 15/8/2022 को रावा गांव में यही टीम गांव में जाती है, जंगलों में घूमती है, कोई गौ कसी नहीं होती, और वहां जाके जो हमारी बहन बेटियां जंगल में जाती है उनके साथ अश्लील हरकत करते हैं, गांव वाले विरोध करते थे, गोली चलाते हैं और फिर पुलिस इन्हीं के खिलाफ जबरदस्ती। भाई डट जा रहे, जब बोलिए क्या होगा? भी मेरा टाइम है, 1 मिनट या तो इसको रोक दीजिए आप, उनको बोलने मेरा टाइम बंद कर दो, मेरा टाइम बंद करो, मेरा टाइम बंद करो। शून्यकाल के दौरान कांग्रेस विधायक मामन खान ने मेवांत की गई घटनाओं को लेकर भी गौ रक्षकों के मुद्दे पर सरकार को घेरा। इस दौरान सत्यप्रकाश सरावत्ता ने विरोध किया और दोनों के बीच तीखी नोक-झोंक हुई। विपक्ष ने बजट सत्र के दौरान पहले ही सरकार को भिवानी कांड के मुद्दे पर घेरने की रणनीति बना रखी थी। भिवानी के लोहारू में एक जली हुई बोलेरो में 16 फरवरी को 2 कंकाल मिले थे। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर अपहरण और हत्या का आरोप लगा था। इस पूरे मामले की जांच राजस्थान पुलिस कर रही है, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को पुरजोर ढंग से सदन के अंदर और बाहर उठा रही है। सूर्य समाचार के लिए चंडीगढ़ से रवि चंदेल की रिपोर्ट। तो देखा आपने किस तरह सदन में भिवानी कांड को लेकर हंगामा बरपा। सूबे के मुखिया मनोहर लाल ने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के अभिभाषण पर जवाब दिया। क्या कुछ मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया, किन मसलों को सीएम मनोहर लाल ने छुआ, वो भी आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में। मंजिलें मिले ना मिले, मंजिलें मिले ना मिले, ये सब मुकद्दर की बात है, पर हम तुम्हारी तरह कोशिश भी ना करें, ये गलत बात है। जो चांद ढूंढ रहा है उसके साथ नहीं हूं मैं, इसलिए कि कल का सवेरा मैंने देना है। बजट सत्र के तीसरे दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर हुई चर्चा का मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जवाब दिया।
योजनाओं पर उठ रहे सवालों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि योजनाएं जनहित के मकसद से लाई गई हैं। वहीं ई टेंडरिंग को मुख्यमंत्री ने फायदे की योजना बताया। इलेक्टेड बॉडी है ना, तो मैंने पढ़ा प्रस्ताव, मेरा हालांकि सहपाठी था वो, मैंने बुलाया अपना बीडीओ साहब आना, मैं एक प्रस्ताव और बना कि आज के बाद बीडीओ की जीप में 1 लीटर भी पेट्रोल डलेगा तो मेरे दस्तखत से डलेगा, ताकि उनके ऊपर कंट्रोल रहे। आप उनको कंट्रोल उठा दे रहे हो, इनका कंट्रोल रखो, इलेक्टेड पंचायत पर विश्वास करो और उनको करने दो। पंचायत का काम एक सरपंच नहीं है। आप नियम समझिए, कोई भी काम छोटा बड़ा, इवन 2 लाख से नीचे का भी, पंचायत जिस काम को कहेगी वही काम हो सकता, दूसरा हो नहीं सकता। एक दूसरा, उस काम को ग्राम सचिव का काम है उस पे अकाउंट फॉर करना कि ये काम कराना है। उसके लिए कंट्रैक्टर की छूट दी गई है कि आप जिस कंट्रैक्टर से मर्जी बिना ई टेंडरिंग के करा सकते हो। हालांकि उसमें भी कोटेशन लेने का प्रावधान है, कोटेशन के बिना शायद वो भी ना करा पाए, लेकिन कोटेशन ली है और कितने आदमी ने एक कोटेशन दी, 2 दी, 4 दी, वो मिला के सब हो जाएगा। 2 लाख की राइट हमने पूरे दिए उनको कि 2 लाख के काम में किसी का भी हस्तक्षेप नहीं है। आप कंट्रैक्टर को बुलाओ, पंचायत में पास करो, काम कराओ, उसको पेमेंट कर दो। लेकिन 2 लाख से 25 लाख ये ई टेंडरिंग से होगा, ये कैश पैसा लेकर के नहीं होगा। हमारे को भी इतना अधिकार नहीं है आज की डेट में कि हम सरकारी खजाने से 2 लाख रुपए निकाल करके किसी को काम करा लें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आगे कहा कि किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल का पूरा लाभ मिल रहा है। हमने अधिकार दिया है उस पोर्टल पर किसान को दर्ज करने का। किसान को पहले 72 घंटे में दर्ज करने की बात कही थी, लेकिन कुछ शिकायतें मिली कि 72 घंटे में हम उसको दर्ज नहीं कर पाते हैं। तो पहले तो किसान के लिए उसका समय हमने 7 दिन कर दिया है कि अब 7 दिन में अपना वो क्षति का आंकड़ा, किले का नंबर डालेगा और वो जो भी उसका सिस्टम है उसमें 7 दिन में अपना वो खराबा डाल देगा, मेरा इतना खराबा हुआ है। उसके बाद उसी पर पैरेलली जो पटवारी है उसका भी अलग से उसी पोर्टल पर डालने का प्रावधान है, लेकिन उसको नहीं पता है कि किसान ने क्या डाला है। उसी पोर्टल पर कानून को अपने इलाके का क्षति डालेगा, कितना नुकसान हुआ है, उसको भी नहीं पता लगेगा कि पटवारी ने क्या डाला है और किसान ने क्या डाला है। कानून के बाद तहसीलदार भी यही काम करेगा और ये जब 4 लोग कर लेंगे, इसके बाद उसमें से एसडीएम 10%, एसडीएम 25% और डीसी 10% एट रैंडम उसमें से लेगा और उसका जाके जायजा लेगा। तो 6 लोगों के लिए में है। गंभीर चर्चा के दौरान एक पल ऐसा भी आया जब सदन ठहाकों से गूंज उठा। कैग की रिपोर्ट के आंकड़ों को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच नोक-झोंक देखने को मिली। ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है। देखिए, स्टेटमेंट 1, 2, 3, पब्लिक 4, डॉक्यूमेंट जब कोई आरोप लगाया जाता है तो वो डॉक्यूमेंट स्टेज पर रखा जाता है टेबल पर, और टेबल पर रखा नहीं जाएगा तो उस डॉक्यूमेंट की कोई वैल्यू नहीं है। अब मेरा फोटो स्टेट के लिए दिया था, वो तो मेरा कागज ही ले गया। नहीं आपको मिलेगा। वाह जी वाह, ये मेरा विश्वास है कि मैं आपको अभी आ जाएंगे कागज, आप कागज वापस दिलवाओ, वापस मिलेगा मेरे और भी ये तो मैं तो कोई लुट गए, अभी वापस मिल जाएंगे आपको। लुट गए क्या कहते, लुट गए? नहीं, असलियत बात है। ओ भाई, कौन ले गया था? नहीं फोटो स्टेट में वापस आ जाएंगे आपके पास। जब तक ये कागज वापस नहीं मिलेंगे, सदन को मैं स्पीकर साहब से निवेदन करता हूं कि सदन को उठने ना दें जब तक वापस ना हो। और अगली बात, अगर आप चाहें तो जवाब ना हो तब तक नहीं उठने दें। मुख्यमंत्री जी, इतना तो मेरा में भी है, वापस नहीं होगा तो मैं दरवाजे ही नहीं खोलने दूंगा। इतना ही नहीं, सदन में मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के बीच शेरो शायरी का मजेदार दौर भी चला, जिसने सबको हंसने पर मजबूर कर दिया। सितमगार तुझसे उम्मीदें वफा होगी जिन्हें होगी। सितमगार तुमसे वफा होगी जिन्हें होगी। हमें तो देखना यह है कि तुम जालिम कहां तक हो।
जनाब मेरी भी यही फिर तरकीब मेरे को सुनाना मेरी पड़ेगा। जेब है, एक मैं इधर भी चाहता है, नहीं था, यहाँ चाहता भी नहीं है। था, ये सुनाना पड़ेगा क्योंकि आप तो सिर्फ नजारों की बात करते हो। नजर नहीं, नजारों की बात करते हैं, जमीन पे चांद सितारों की बात करते हैं। वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले बड़ी सभा में सुधारों की बात करते हैं। वहीं राज्यपाल के अभिभाषण की चर्चा पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जवाब देते हुए कहा कि स्वस्थ आलोचना का वे हमेशा समर्थक रहे हैं। जो अच्छे सुझाव होंगे उन पर काम किया जाएगा। सूर्या समाचार के लिए चंडीगढ़ से रवि चंदेल की रिपोर्ट। बजट सत्र का दूसरा दिन भी काफी हंगामेदार रहा। सदन में विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि परिवार पहचान पत्र से गरीब परिवारों की पहचान आसान हुई है। हिसार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मुद्दे पर चाचा भतीजा यानी अभय चौटाला और दुष्यंत चौटाला में तीखी नोकझोंक देखने को मिली और विधानसभा अध्यक्ष को हस्तक्षेप करना पड़ा। क्या कुछ हुआ दूसरे दिन की कार्रवाई के दौरान, इस रिपोर्ट में देखें। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन भी काफी हंगामेदार रहा। सदन में विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि परिवार पहचान पत्र से गरीब परिवारों की पहचान आसान हुई है। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह भी माना कि कुछ परिवारों के बीपीएल से नाम काटे भी गए हैं, जिसकी वजह उनकी आमदनी है। ये हमने बहुत पहले, लगभग 2 साल पहले शुरू किया था परिवारों की पहचान करना। और मैं सदन को बताना चाहूंगा कि ये हमारा एक यूनिक ऐसा एक प्रयोग है पूरे देश में। बल्कि कई लोग दुनिया के भी जो आते हैं, एम्बेसडर वगैरह आते हैं, उनको जब परिवार पहचान पत्र की बात बताते हैं तो वो भी रुचि लेकर के हमसे समझना चाहते हैं। और इस परिवार पहचान पत्र के आधार पर आज 72 लाख परिवारों का डाटा हमारे पास है, जिसमें 2,87,00,000 सिटीजन्स ये उसमें है। जो बीपीएल की व्याख्या बोले, जो पहले 1,20,000 के बाद एक्सक्लूड हो जाते थे, बाय एक्सक्लूजन दे वर नॉट बीपीएल फैमिलीज, हमने उसको 1,80 किया, अर्थात 10,000 रुपया महीने के बजाय 15,000 रुपये महीने की आय का व्यक्ति वो बीपीएल माना जाएगा, इसलिए उसमें संख्या बढ़ी। इनेलो के इकलौते विधायक अभय चौटाला सदन में जब अपनी बात रखने के लिए उठे, तभी उनके तेवर ने ये जता दिया था कि वो इकलौते जरूर हैं लेकिन कमजोर नहीं। लेकिन ऐसा करते हुए अभय चौटाला ये भूल गए कि वो सदन में खड़े होकर बोल रहे हैं, जिसकी अपनी गरिमा होती है और हर किसी को बोलने का एक निश्चित समय होता है। जब उन्होंने हिसार एयरपोर्ट के मुद्दे पर बोलना शुरू किया तो आवेश में बोलते हुए कुछ ऐसा बोल गए जिसे सदन की गरिमा के लिहाज से जायज बिल्कुल नहीं ठहराया जा सकता है। वो तो वहाँ तो दुनिया के लोगों की जमीनें हैं, लोगों की जमीनें नहीं होंगी, उसकी तो वो लोगों की जमीनें नहीं है। जमीनों को जमीनों को रास्ते बंद करके सस्ते में दिया गया। जो रास्ता बनाया गया वो रास्ता एयरपोर्ट की जमीन में और उसके साथ लगती हुई जमीन सारी फॉरेस्ट की है। आप फिर हाउस अगर वहाँ जमीनें खरीदी और तेरी कंपनी के नाम मिल गई, फिर चलिए इसको छोड़िए, तेरी अपनी कंपनी के नाम जमीन खरीदी हुई। विपक्ष ने भिवानी कांड का मुद्दा दूसरे दिन की कार्रवाई के दौरान भी उठाया था। कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद ने मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। मैं आपके माध्यम से प्रदेश सरकार से मांग करूंगा कि इस घटना की जो भिवानी में हुई है उसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और जो इसमें प्रशासन के और पुलिस के जो भी अधिकारी जो इसमें जिनकी लापरवाही और जिनकी वजह से इन 2 युवकों की जान गई है, जिसको बचाया जा सकता था, उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके। कुल मिलाकर बजट सत्र का दूसरा दिन भी हंगामे से भरपूर रहा और चाचा भतीजे की लड़ाई ने सत्र के दूसरे दिन सभी का ध्यान अपनी ओर खींचने का काम किया। सूर्य समाचार के लिए चंडीगढ़ से रवि चंदेल की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपने दूसरे कार्यकाल का चौथा बजट पेश करने जा रहे हैं, जिसे लेकर सारी तैयारियां मुकम्मल हैं। लेकिन सवाल ये कि इस बार मनोहर बजट से किसे क्या मिलने वाला है? किसान, बेरोजगार, महिलाओं के लिए बजट के पिटारे में क्या है? अर्थव्यवस्था को मजबूत करने को लेकर सरकार क्या कदम उठाने जा रही है? इस पर सबकी निगाहें टिकी है। हालांकि राज की बात यह कि मनोहर लाल पहले ही
इस ओर इशारा कर चुके हैं। इस बार का हरियाणा का बजट केंद्रीय बजट की तर्ज पर ही रहने वाला है। इस बार कितना मनोहर होगा बजट? युवाओं के लिए खुलेंगे रोजगार के द्वार। किसानों को क्या सौगात देगी सरकार? महिलाओं के लिए खुलेगा बजट का पिटारा। छोटे बड़े उद्यमियों के लिए खुलेंगे द्वार। बजट सत्र पर राज्यपाल के अभिभाषण और उस पर 3 दिनों तक सदन में हुई चर्चा के बाद अब सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, जिनके पास वित्त मंत्री का भी जिम्मा है, साल 2023-2024 का बजट पेश करने को तैयार है। बजट में हर वर्ग का हित समाहित हो, इसे लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल पिछले कई दिनों तक मंत्री, सांसद, विधायक, व्यवसायियों के साथ बैठकें की है। बीजेपी का दावा है कि हर बार की तरह इस बार का बजट भी सर्वांगीण विकास वाला होगा। हरियाणा की जनता की जो आवश्यकताएं हमको ध्यान में आई है, उन सब आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक अच्छा बजट हम लाएंगे। हमारे लिए सर्वोपरि है हरियाणा के जनता का एक प्रकार का उनका हित कैसे हम अच्छा बना सकते हैं, ये हमारे लिए प्राथमिकता है। बजट केंद्र का भी बहुत अच्छा आया है। मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमी दोनों का ध्यान रखा गया और हरियाणा सरकार का बजट भी 23 तारीख को मुख्यमंत्री जी रखेंगे और मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा बजट जो है वो आने वाला है, जिसमें दोनों का यहाँ भी ख्याल रखा जाएगा कि स्टेट की प्रगति भी हो और आम आदमी की प्रगति भी हो। हालांकि बजट पर सरकार के अपने दावे हो सकते हैं, लेकिन विपक्ष इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती है। 23 तारीख को देखेंगे, लेकिन जैसे 8 साल में 2014 से अलग तक जो प्रदेश प्रति व्यक्ति आय निवेश में नंबर 1 था, आज बेरोजगारी में नंबर 1 है, आज महंगाई में सबसे आगे है। तो आप खुद देख रहे हैं आज कहीं विकास का कोई दिख नहीं रहा है आगे कोई भविष्य, और बेरोजगारों के साथ बहुत ऐसा मजाक किया जा रहा है। कोई भी भर्ती होती है हरियाणा के लड़के नहीं है, बाहर के भर्ती की जाती है। मनोहर बजट पर सत्ता पक्ष और विपक्ष की अपनी अपनी दलील हो सकती है, लेकिन अगर पिछले बजट को याद करें तो 2022-2023 का बजट 1,77,255 करोड़ 99 लाख रुपए का बजट था। सरकार का दावा था इसमें हर वर्ग का हित का ध्यान रखा गया है। खास बात ये थी कि आवाम पर कोई नया टैक्स नहीं थोपा गया था। महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा हुई थी। पंचकुला में हरियाणा राज्य खेल संस्थान बनाने का ऐलान हुआ था। लड़कियों को बेहतर परिवहन सुविधा के लिए साथी योजना की शुरुआत हुई थी। जिला परिषदों की निधि का अनुपात 10 से बढ़कर 15% किया गया था। गर्मी की मक्का खरीद के लिए खरीफ के बराबर MSP की घोषणा हुई थी। बीजेपी साल को अंत्योदय परिवार उत्थान वर्ष के रूप में मना रही है, जिसका मकसद गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाले परिवारों की जिंदगी में सुधार लाना है। ऐसे में बजट को लेकर भी ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार गरीब कल्याण की दिशा में कोई ठोस कदम उठाएगी। हालांकि अभी इस बात का इंतजार तब तक रहेगा जब तक कि मनोहर सरकार अपना बजट पेश नहीं कर देती है। सूर्य समाचार के लिए चंडीगढ़ से रवि चंदेल की रिपोर्ट। खैर, अब कितना मनोहर रहने वाला है हरियाणा का बजट, इसके लिए अब बस थोड़ा इंतजार। प्रदेश के आवाम को उम्मीद है कि कुछ बेहतर मिलेगा। उम्मीद है कि लोगों की उम्मीद कायम रहेगी। फिलहाल के लिए राज की बात में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक और खबर के साथ, जिसके हर पहलू की बारीकियों तक जाकर आपके सामने रखेंगे राज की बात। इजाजत दें, नमस्कार। मंजिलें मिले न मिले ये सब मुकद्दर की बात है, पर हम तुम्हारी तरह कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। जो चांद ढूंढ रहा है उसके साथ नहीं हूं मैं, इसलिए कि कल का सवेरा मैंने देना है। ये अपने साल के अंदर जो है उसको आतंकी कहा गया।